नमस्कार। कक्षा 12वीं की उषा कविता के साथ मैं वीणा मिश्रा प्रस्तुत हूँ। तो आज इस कविता की हम सचित्र व्याख्या करने वाले हैं। यह कविता एक लघु कविता है जिसे शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा है और यह कविता यदि प्रसिद्ध है तो अपने नवीन उपमानों के लिए, नवीन बिंबों और नवीन प्रतीकों के लिए। इसीलिए इस कविता की मैंने एक सचित्र व्याख्या की है और चित्र के माध्यम से ही आपको पूरी कविता समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम कविता का परिचय जानते हैं। इस कविता का शीर्षक है उषा। उषा हम कहते हैं भोर को, भोर अर्थात प्रातः काल की बेला। सूर्योदय के पूर्व जो समय होता है वह भोर कहलाता है, उसे ही उषा भी कहा जाता है। तो सुबह और भोर में थोड़ा सा अंतर है समय का। उषा का विलोम शब्द होता है संध्या। जैसे कि सुबह का आप विलोम शब्द लेंगे तो शाम लेंगे, किंतु उषा का जो विलोम शब्द है वो संध्या है। तो यह ध्यान रखिएगा कि शब्द यदि पर्यायवाची हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और उनके पर्यायवाची शब्दों के विलोम भी हो जाएं। जैसे उषा का भोर होता है तो भोर ज़रूरी नहीं है कि भोर का विलोम संध्या ही हो, या सुबह का विलोम संध्या हो, या उषा का विलोम शाम हो, ये संभव नहीं है। तो हर शब्द के कुछ जोड़े होते हैं जो निश्चित हैं। तो आज हम इस कविता का पहले प्रतिपाद्य देखते हैं। प्रस्तुत कविता उषा में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होने वाले प्रकृति का शब्द चित्र उकेरा है। अब पल पल परिवर्तित होने वाली, कभी आप सुबह उठिए जल्द ही जब सूर्योदय ना हुआ हो और उस समय आसमान को निहारिए। आसमान में आपको बहुत से बदलाव देखने मिलेंगे जो प्रतिपल बदलता रहता है। उसका रंग बदलेगा, उसका रूप बदलेगा। तो उसी बदलाव को यहाँ पे कवि ने शब्द चित्र के माध्यम से उकेरने का प्रयास किया है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। प्रकृति की गति अर्थात प्रकृति में एक मूवमेंट है, गति है, वह रूप बदलती है, किंतु शब्दों में उसे व्यक्त करना ये बहुत ही अद्भुत प्रयास है जो कवि ने किया है। कवि भोर की आसमानी गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास तो करते ही हैं, उसकी आसमानी गति की धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना भी कर रहे हैं। अर्थात आसमान में जो गतिशील हो रहे हैं दृश्य, उन्हें वो धरती के जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उससे तुलना कर रहे हैं। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करते हैं। अर्थात सूर्योदय तो हो ही रहा है आसमान में, उसके साथ वो ज़मीन में, धरती पर जो रूप परिवर्तित हो रहा है या ग्रामीण जीवन में जो दिनचर्या में जो बदलाव हो रहे हैं उनको दिखाने का प्रयास करते हैं। जो गांव की सुबह से जुड़ता है वहाँ सिल है। सिल अर्थात जो मसाला पीसने का पत्थर होता है। राख से लीपा हुआ चौका है। चौका अर्थात रसोई, किचन। जो राख से लीपा हुआ चौका है वो गांव में ही मिलता है। तो ग्रामीण परिवेश कवि ने स्थापित किया है। और स्लेट की कालीमा पर चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्लेट का प्रयोग है वो सामान्यतः आजकल शहरी बच्चे कम करते हैं, गांव के बच्चे अवश्य करते हैं। तो उस काली स्लेट पर जब बच्चे रंग मलते हैं तो वैसा ही आसमान भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इस कविता में कवि ने नए बिंब, नए उपमान और नए प्रतीकों का प्रयोग किया है जो सबसे ज़्यादा देखने योग्य हैं। और प्रश्न पत्र में जब आते हैं प्रश्न तो वो प्रश्न भी इन्हीं उपमानों और बिंबों से जुड़े हुए अधिकाधिक प्रश्न आएंगे आपको। तो इस कविता में जो देखने लायक या जो समझने लायक सबसे बड़ी चीज़ है वो है इसके नवीन उपमान। अब हम कविता को 5 खंडों में विभक्त करते हुए चित्र के माध्यम से पहले इसका पाठन करने का प्रयास करते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसी, भोर का नभ। राख से लीपा हुआ चौका
अभी गीला पड़ा था। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इश उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो ये 6 दृश्य यहाँ मैंने दिखाने का प्रयास किया है, और ये 6 दृश्य पल पल परिवर्तित होने वाले आसमान के दृश्य हैं, जिन्हें कविता में, इस लघु कविता में कवि ने 2-2 पंक्तियों के माध्यम से उकेर दिया है। अब इन्हें हम अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो यहाँ मैं पहले आपको अपना स्लाइड के रंगों को बता दूं किस तरह से मैंने प्रयोग किया है। जो आप लाल रंग से देख रहे हैं वो शब्दार्थ हैं, और कविता की पंक्ति में जो काले रंग में है वो अलंकार है। तो प्रात अर्थात प्रातः काल, नभ यानी आसमान, और भोर यानी सुबह। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। तो कवि कह रहे हैं प्रातः काल का जो आसमान था वो बहुत ही नीला था, और ऐसा नीला दिखाई दे रहा था जैसे कि कोई शंख हो। तो भोर का नभ एक शंख की भांति प्रतीत हो रहा था। तो यहाँ पे कवि ने आसमान के नीले रंग के कारण उसकी तुलना एक शंख से की है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि शंख तो सफ़ेद होता है, नीला नहीं होता है, पर कहीं कहीं नीले शंख का वर्णन हमें मिलता है, और शंख में कुछ धारियाँ नीले रंग की होती हैं, जैसी आसमान में धारियाँ होती हैं। तो संभवतः इस कारण भी कवि ने इसकी तुलना की है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि भोर एक शंखनाद की तरह है दिन के। तो जैसे शंखनाद करके हम किसी अच्छे कार्य का शुभारंभ करते हैं, वैसे ही दिन का शुभारंभ जो है वो कवि ने उस रिश्ते से या उस तारतम्य के कारण, उस तालमेल के कारण कवि ने यहाँ शंख से उसकी तुलना की है। तो यहाँ केवल रंग ही ना लें, ये शंख एक पवित्रता का प्रतीक है। जिस तरह से भोर पवित्र होती है, वैसे ही शंख भी पवित्रता का प्रतीक है। तो संभवतः इस कारण कवि ने यहाँ उपमा अलंकार में शंख जैसे प्रतीकों और उपमानों का प्रयोग किया है। तो प्रातः काल जो आसमान था बहुत ही नीला था, और वो शंख की भांति दिखाई दे रहा था। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। चौका का अर्थ होता है रसोई, ग्रामीण भाषा में इसे हम चौका कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस कविता की आधी पंक्ति कोष्ठक में लिखी हुई है, अभी गीला पड़ा है। तो ये कोष्ठक का जो प्रयोग है वो नई कविता में किया गया है। नई कविता जो नए दौर की कविता है, इसमें कवि ने बहुत ही नए नए प्रयोग किए हैं। कहीं विराम चिन्हों का प्रयोग, कहीं कुछ जगह छोड़ने का प्रयोग। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं इस कविता में हर 2-3 पंक्ति के बाद कुछ जगह कवि ने छोड़ी है। क्यों? क्योंकि वहाँ दृश्य परिवर्तित हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ कोष्ठक का प्रयोग है। कोष्ठक का प्रयोग इसलिए है कि संभवतः कवि ने जब लिखा राख से लीपा हुआ चौका, तो उन्हें यह प्रतीत हुआ कि यह पूर्ण अर्थ को नहीं प्रदर्शित कर रहा है। तो उन्होंने अर्थ में पूर्णता लाने के लिए कोष्ठक में अपनी बात लिख दी कि अभी गीला पड़ा है। अर्थात गीलापन यहाँ पे ताजगी दिखाता है, एक नमी दिखाता है। जिस तरह से आप भोर का समय लीजिए, उसमें एक ताजगी होती है, एक नमी होती है, गीलापन होता है। तो वैसे ही आसमान भी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि राख से लीपा हुआ चौका है, जो अभी अभी लीपा गया है और गीला पड़ा है, क्योंकि उसमें एक ताजगी है, एक नमी है। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि गांव में स्त्रियाँ अपने चौके को या चूल्हे की ही राख से लीप देती हैं, और उसमें जो गीलापन होता है तो उसका जो रंग होता है वही रंग इस समय आसमान में है। इसीलिए कवि ने उसको यहाँ पे नया उपमान प्रयोग किया है कि राख से लीपा हुआ चौका। तो इस पर से बहुत प्रश्न आते हैं कि ये ब्रैकेट में क्यों प्रयोग किया गया है। तो एक तो यह है कि ये नई कविता में कवि कोष्ठक के माध्यम से अपनी बात को पूर्णता देना चाहते हैं, या अर्थ में कुछ अतिरिक्त जोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह का प्रयोग किया है।
बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब सिल होता है मसाला पीसने का पत्थर। अभी आप चित्र में देख सकते हैं कि आसमान का रंग थोड़ा बदल चुका है। जो लालिमा है वो आसमान में फैल चुकी है। तो आसमान पीछे से काला है और ऊपर से उसमें लालिमा बिखर चुकी है। तो वो ऐसा लग रहा है कवि को जैसे बहुत काली सी सिल में अर्थात काले से पत्थर में लाल केसर को पीसकर उसको धुल दिया गया। अब देखिए कवि ने यहाँ जैसे धुल गई हो प्रयोग किया। जैसे अर्थात मानो यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो जैसे धुल गई हो क्यों कहा, पीसी गई हो क्यों नहीं कहा? क्योंकि पीसने में जो रंग का फैलाव है वो कुछ अलग ढंग से होता है, और जब धुला जाता है उसको तो धुलने में उसका जो पानी बहता है तो बहने के हिसाब से उसकी आकृतियाँ कुछ अलग बन जाती हैं। और वैसा ही यहाँ रंग आसमान में बिखरा हुआ है। लालिमा वैसी ही फैली हुई है जैसा कि धुलने में फैलती है। तो इसलिए कवि का प्रयोग ही बहुत ही सार्थक है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत काली सिल पर ज़रा सा लाल केसर पीस कर उसको धुल दिया गया हो, वैसा ही यहाँ पे आसमान का रंग प्रतीत हो रहा है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने। अब ये लाल खड़िया क्या है? लाल खड़िया चौक मतलब गेरू। ये चित्र में आप देख सकते हैं, मल देना अर्थात लगा देना। तो गांव के जो बच्चे होते हैं वो सामान्यतः स्लेट पर रंग बनाने के लिए या चित्र बनाने के लिए खड़िया मिट्टी का प्रयोग करते हैं और उससे उसमें विभिन्न आकृतियाँ बनाते हैं। तो जब बच्चों को अच्छे से ड्राइंग बनानी नहीं आती है तो वो एक प्रकार से मलते हैं, और वैसा ही रंग कुछ आसमान का होता है जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। और मैंने एक बच्चे के चित्र का भी यहाँ पे प्रयोग किया है कि बच्चा जब ड्राइंग करता है तो वो आसमानी रंग या आसमानी लालिमा को दिखाने के लिए लाल रंग को मल देता है। तो ऐसा ही आसमान दिख रहा है जैसे कि स्लेट पर। अब यहाँ देखो, इसके पहले जो था काली सिल थी, अब काली सिल आ गई स्लेट, अर्थात काले रंग का में बदलाव हुआ, वो स्लेटी रंग में बदल गया है और लालिमा कुछ ज़्यादा फैल गई है। तो वो लालिमा लाल खड़िया चौक के माध्यम से कवि ने दिखाने का प्रयास किया है। तो कवि को ये दृश्य ऐसा लग रहा है जैसे स्लेट पर किसी बच्चे के नन्हे नन्हे हाथों ने लाल खड़िया चौक घिस दी हो या लगा दी हो। तो यह भी एक नया उपमान हो, और यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नीला जल, गौर यानी गोरी या उज्ज्वल चमकदार, झिलमिल यानी चमचमाती हुई, और देह यानी शरीर। आप चित्र में देख सकते हैं नदी का पानी है जो सामान्यतः नीले रंग का होता है, और उसमें यदि कोई स्त्री नहा रही है तो उसकी गोरा जो शरीर है वो लहरों के कारण झिलमिलाता हुआ चमचमाता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ कवि ने नीले आसमान की तुलना नीले जल से कर दी है और सूर्य की तुलना उस स्त्री के चमचमाते हुए झिलमिलाते हुए शरीर से कर दी है। तो कवि को आसमान में उगता हुआ सूरज ऐसा लग रहा है जैसे कोई ग्रामीण स्त्री नदी में स्नान कर रही हो और उसका गोरा शरीर उस नदी के पानी में झिलमिला रहा हो। तो यहाँ भी एक ग्रामीण परिवेश का एक सुंदर दृश्य है। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जादू होता है माया। माया किसे कहते हैं? जो अपना पल पल रूप बदलती है। आप कभी जादू देखने गए होंगे, उसमें जादूगर तुरंत कोई चीज़ गायब कर देता है या तुरंत कोई चीज़ ला देता है, प्रस्तुत कर देता है। तो जादू वो होता है जिसमें दृश्य बदलते रहते हैं। किंतु यहाँ पे अब जादू टूट गया है। किसका? इस उषा का। इस उषा का अर्थात भोर का जो जादू है, अभी तक जो जादू दिखा रही थी भोर, पल पर रूप बदल रहा था, वो जादू अब खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है, क्योंकि सूर्य अब उदय होने लगा है। और जब सूर्य आसमान में ऊपर चढ़ जाता है तो आसमान का जो पल पल बदलने वाला रंग है वो खत्म हो जाता है। आसमान के बदलते हुए रूप में अब विराम लग जाता है। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि उस उषा का जादू अब टूट चुका है, क्योंकि सूर्योदय हो रहा है।
इस कविता को हम समग्र रूप से एक बार पुनः समझते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र उकेरा है। शब्द चित्र क्यों? शब्द चित्र का मतलब होता है कि शब्दों के माध्यम से कवि ने ऐसा वर्णन किया है कि आपकी आँखों के सामने उसके चित्र अर्थात बिंब उभर जाते हैं। सूर्योदय के पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है तथा वह सफ़ेद शंख सा दिखाई देता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो। देखिए, दृश्य बदल गया, पुनः दृश्य बदलता है। सूर्य के ऊपर उठने पर लालिमा जब फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे काली सिल को किसी ने लाल केसर से धो दिया हो, या पुनः उस पर जब लालिमा बढ़ जाती है तो उस पर लाल खड़िया चौक किसी ने मल दिया हो। नीले आसमान में सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल से गोरी युवती का शरीर झिलमिला रहा हो। सूर्योदय होते ही उषा का यह जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो ये इस लघु कविता का समग्र अर्थ था। अब आते हैं हम शिल्प सौंदर्य में। शिल्प सौंदर्य इस कविता की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कविता में मुख्य रूप से होता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य को हम दो भागों में बांटते हैं। शिल्प अर्थात ऊपरी बनावट या ऊपरी सौंदर्य, और दूसरा होता है भाव जो आंतरिक होता है। तो इस कविता की बनावट में या ऊपरी सौंदर्य में किन किन चीज़ों का योगदान है? सबसे पहले लेते हैं भाषा। इस कविता की भाषा बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है और खड़ी बोली है। दूसरी चीज़, इसमें कवि ने नए उपमानों का प्रयोग किया है, और ये जो नए उपमान हैं वो खास तौर पे ग्रामीण परिवेश के हैं। राख से लिपा हुआ चौका है, किसी नन्हे बच्चे के द्वारा गेरू या लाल खड़िया मिट्टी रंगी गई है। तो ये ग्रामीण परिवेश से लिए गए उपमान हैं। अलंकारों में पहला है उपमा अलंकार, जो है शंख जैसे में। फिर है उत्प्रेक्षा अलंकार, जो लगभग पहली दो पंक्ति के अलावा सारी कविता में आया हुआ है। आप उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, जैसे से समझ में आता है मानो मनु जानो जनू, इस तरह के शब्द हम उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग करते हैं। तो मानो ऐसा लग रहा है कि लाल केसर से वो धुल गई हो। दूसरा उदाहरण, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, ऐसा लग रहा है मानो स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, ऐसा लग रहा है मानो नीले जल में किसी स्त्री की गोरी देह झिलमिला रही हो। तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अलावा दृश्य बिंब है संपूर्ण कविता में, माधुर्य गुण है और छंद मुक्त है। तो ये थी शिल्प सौंदर्य की बातें। अब आते हैं हम भाव सौंदर्य में। भाव एक आंतरिक विषय है, अर्थात कविता को पढ़कर हम जो भाव या जो विचार ग्रहण करते हैं, हम इसके अंतर्गत वो लिखते हैं। तो इस कविता में प्राकृतिक बदलावों का मनोहारी व सजीव चित्रण किया गया है। दूसरी चीज़, ग्रामीण परिवेश से लिए गए उपमान ग्रामीण सुबह का चित्र उकेरते हैं। तीसरी चीज़, भोर की पवित्रता, निर्मलता व उज्ज्वलता को कवि ने विभिन्न उपमानों के माध्यम से प्रकट किया है। और चौथी चीज़ है रस। कई लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि रस को शिल्प सौंदर्य का विषय मान लेते हैं, किंतु जो रस है वो भाव के रूप में ग्रहण किया जाता है, इसलिए वो भाव सौंदर्य के अंतर्गत आता है। और इसमें रस है शांत रस। अब काव्यांश में कुछ उपमान प्रयुक्त हुए हैं जिनसे संबंधित प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में आते हैं। इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ के पढ़िएगा। जैसे नीला शंख, ये सुबह के आकाश के लिए प्रयुक्त हुआ है। राख से लीपा हुआ चौका, ये भोर के नभ के लिए प्रयुक्त हुआ है। काली सिल, उस समय हल्का सा अंधेरा रहता है तो अंधेरे से युक्त आसमान के लिए प्रयुक्त किया गया है। स्लेट पर लाल खड़िया चौक, तो भोर का जो नमी युक्त वातावरण है उसमें उगते सूरज की लालिमा के लिए इसे प्रयोग किया गया है। नील जल में झिलमिलाती गोरी देह, ये नीले आकाश में
ऊपर आते हुए सूरज के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये कुछ उपमान थे जिन्हें आप अवश्य ध्यान रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। अब आप आंतरिक स्वमूल्यांकन कर सकते हैं और निम्न प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है? तो इसमें लगभग 5-6 चीज़ें आई हैं जिनका आप क्रम से पुनः अपना मूल्यांकन करते हुए देख सकते हैं। भोर की नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा है? तो इसके भी 2 कारण हमने जाने। एक तो रंग, दूसरा उसमें नमी है, उसमें ताजगी है, इसीलिए उसको राख से लीपा हुआ चौका कहा गया है। अभी गीला पड़ा है से क्या तात्पर्य है? तो ये गीला पड़ा है का मतलब यही है कि प्रातःकालीन जो वातावरण होता है वो नमी से युक्त होता है। ठंड में तो ओस की बूंदें भी रहती हैं, तो एक नमी होती है, एक ताजगी होती है। वैसी ही ताजगी आसमान में दिखाई दे रही है। उषा का जादू कब टूटता है? तो ये आप अभी पढ़ चुके हैं। जैसे ही सूर्य उदय होता है उषा का जादू टूट जाता है, अर्थात पल पल परिवर्तित होने वाले दृश्य थम जाते हैं। भोर की पवित्रता, निर्मलता व उज्ज्वलता किस किस पंक्ति से प्रदर्शित होती है? तो पवित्रता, जैसा हमने चर्चा की थी कि शंख जो है वो पवित्रता का प्रतीक है। जो जहाँ शंख का प्रयोग कवि ने किया है वहाँ पवित्रता है। निर्मलता, जहाँ राख से लीपा हुआ चौका है तो वहाँ निर्मलता है। उज्ज्वलता, जहाँ झिलमिलाती हुई देह का वर्णन है वहाँ उज्ज्वलता है। तो इस तरह से आप इन पंक्तियों के उदाहरण इसमें दे सकते हैं। तो इस तरह से इस कविता का मूल उद्देश्य एक तो नई कविता का तरीका बताना है आपको, दूसरा कवि ने नए उपमानों को कितने सुंदर ढंग से व्यक्त किया है तो इसका परिचय देना भी है। तो इस कविता को आप जब भी पढ़ें तो इसके नवीन उपमान, नवीन बिंब, नवीन प्रतीकों को अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न ही इस कविता से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। धन्यवाद।